कहानी की शुरुआत प्रोटैगोनिस्ट के आंतरिक चिंतन से होती है, जिसमें वह आने वाली अंधकारमय, गंभीर और निराशाजनक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है। वह कहता है, जीवन पीड़ा है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास बस यही विकल्प है कि हम इस नियति को स्वीकार करें और किसी तरह जीवित रहने के लिए संघर्ष करें। चाहे हम ईश्वर को पालें और उसे नाराज भी हों, वह हमारी नहीं सुनेगा। ईश्वर तो बस एक दर्शक है। आपकी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, उसे आप में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आप ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अंत तक संघर्ष करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रोटैगनिस्ट के शब्दों के अनुरूप दृश्य सीधे एक भीषण लड़ाई की ओर बढ़ता है। हथियारों की टक्कर और मदद की गुहार की आवाजें एक अंधकारमय कमरे में गूंज रही हैं, जहां खून की नदियां बह रही हैं और क्षत विक्षत शरीर के अंग फर्श पर बिखरे पड़े हैं। लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, टुकड़ों में कटी हुई। धड़ से कुछ ही दूरी पर कटे हुए सिर और गायब आंतरिक अंग पड़े हैं, मानो किसी विकृत पहेली को सुलझाने की कोशिश की जा रही हो। इस अराजक दृश्य में प्रोटैगनिस्ट अपने अंतर्मन में बातें करता रहता है। वह देखता है कि यद्यपि लोग अलग अलग तरह से जीते हैं, लेकिन उनके जीवन का अंत हमेशा एक जैसा निराशाजनक और हिंसक होता है। कभी कभी जीने के लिए मरने से ज्यादा साहस की जरूरत होती है। दृश्य एक योद्धा की ओर मुड़ता है, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। उसकी कर्कश आवाज मदद की गुहार लगा रही है। मदद, मदद करो। हालांकि उसकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है, क्योंकि उसका हाथ बेरहमी से उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद एक जादूगर छिपे हुए दुश्मन पर बिजली का प्रहार करता है और इस तरह मरने की अनिच्छा व्यक्त करता है। मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूं। योद्धा की तरह वह भी तुरंत मर जाता है। उसका शरीर दो टुकड़ों में बंट जाता है। एक अन्य पुरुष योद्धा, जो एक बड़ा हथौड़ा चला रहा होता है, उसका सिर फट जाता है और मस्तिष्क का गूदा चारों ओर बिखर जाता है। और फिर एक और योद्धा को बेरहमी से मार गिराया जाता है। वह दुश्मन के सामने बेबस है। अंत में चीफ समूह को तितर बितर न होने की चेतावनी देता है और कहता है, तितर बितर मत हो। दुश्मन अकेले बचे योद्धाओं को निशाना बना रहा है। वह माइटल को पुकारता है, माइटल, और उससे दुश्मन की गतिविधियों को सीमित करने का आग्रह करता है। वह बर्फ का जादू चलाकर जवाब देती है, जिससे दुश्मन के पैर बर्फ के एक टुकड़े में फंस जाते हैं। हांफती और थकी हुई माइटल पुकारती है, जल्दी करो, मैं इस जादू को ज्यादा देर तक कायम नहीं रख सकती। उसके दो साथी, स्टेपन और वेड, उसकी बात मानकर तुरंत दुश्मन पर हमला कर देते हैं। स्टेपन वेड से जल्दी करने का आग्रह करता है, जल्दी करो वेड। लेकिन वेड पलटवार करते हुए स्टेपन से कहता है, मुझे आदेश मत दो, अपने काम पर ध्यान दो। अपने शब्दों पर खरा उतरते हुए दोनों दुश्मन पर झपट्टा मारते हैं और उसकी भुजाएं फाड़ देते हैं। वह भयानक प्राणी दर्द से चीखता है, आ, और उसके कटे हुए अंगों से हरा अजीब सा खून बह निकलता है। घायल और गतिहीन दुश्मन को देखकर बाकी दल उस पर टूट पड़ता है। वे उसे संभलने का समय नहीं दे सकते। उनकी इस जल्दबाजी भरी हरकत को देखकर प्रोटैगनिस्ट उन्हें पीछे हटने के लिए चिल्लाता है, पीछे हटो, हमला करने का ये सही समय नहीं है। लेकिन उसकी चेतावनी बहुत देर से आती है। घिरे हुए परग्रही एलियन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अपनी कटी हुई भुजाओं से असंख्य तंतु उगाए, जो घातक चाबुक की तरह वार करते हैं। एक झटके में उसने उन्हें युद्ध के मैदान में तहस नहस कर दिया। परिणाम भयावह है। लापरवाह दल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मानो उन्हें चक्की में पीस दिया गया हो। सिर धड़ से अलग हो जाते हैं, अंग कट जाते हैं और युद्ध क्षेत्र खून और शरीर के अंगों से भरा एक भयावह मंजर बन जाता है। इस खूनी मंजर को देखते हुए बचे हुए लोग दहशत में आ जाते हैं। वेड उन बेपरवाह लड़ाकों को कोसता है, मूर्खों, इतनी जल्दी क्यों की। इस भयावह दृश्य को देखकर माइटल सदमे से चुप हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। प्रोटैगोनिस्ट नेतृत्व संभालता है और सबको पीछे हटने का निर्देश देता है। पीछे हटो, अगर हम फिर से लापरवाही से आगे बढ़े तो और भी लोग मारे जाएंगे। वह स्वयं इस लड़ाई को समाप्त करने का निश्चय करता है। अपने भरोसेमंद तलवार को हाथ में लिए वह आगे बढ़ता है। उसे देखते ही एलियन अपने नुकीले तंतुओं को उस पर केंद्रित कर लेता है, उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपनी बहादुरी साबित करता है और आगे बढ़ते हुए एलियन के हमलों को कम से कम हरकतों से ही रोक देता है। उसका अनुमान है कि ये तंतु लगभग 20 मीटर लंबे हैं
और इनकी अविश्वसनीय कठोरता और गति के कारण समस्या खड़ी हो जाती है। अपनी तलवार के बिना मैं बहुत पहले ही टुकड़े-टुकड़े हो गया होता। यह महसूस करते हुए कि वह लगातार इन तंतुओं को नहीं रोक सकता, वह जोखिम उठाने का फैसला करता है। अपनी स्किल, हीस्ट को एक्टिव करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ता है और टेंटेकल्स से बचता और उन्हें रोकता है। अंततः घातक टेंटेकल से बच निकलने के बाद प्रोटागोनिस्ट एलियन पर झपटता है, उसकी तलवार वॉर करने के लिए तैयार है। उसकी निरंतर एग्रेशन से घबराकर एलियन अपना त्रुप का पत्ता निकालता है। उसका विकृत मस्तिष्क फटकर खुल जाता है और उसमें छिपी हुई एक आंख दिखाई देती है। आंख शक्ति से भर जाती है और एक मेंटल अटैक की तैयारी करती है। प्रोटैगनिस्ट और उसके साथियों के भय के बीच हमला होता है, जिससे तेज हवा और धूल का बादल उठ खड़ा होता है। माइटल ने चिंता से भरी आवाज में प्रोटैगनिस्ट का नाम पुकारा, जोंगायुक, लेकिन उसकी चिंता व्यर्थ थी। प्रोटैगनिस्ट जोंगायुक हमले से बाल बाल बच गया और अब उस अजनबी के ऊपर मंडरा रहा है। बिना समय बर्बाद किए वह तीव्र ऊर्जा बिखेरते हुए एलियन के पीछे प्रकट होता है। जूलियन की तलवार नामक अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वह एलियन को दो टुकड़ों में काट देता है और उसकी दर्द भरी चीखें कमरे में गूंज उठती हैं। आह 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 आह। हरे रंग के बहते खून और बिखरते अंगों के बीच जोंगायुक शांत मुद्रा में खड़ा होता है, मानो उसने अंततः इस भीषण लड़ाई को समाप्त कर दिया हो। बचे हुए दल के सदस्य खुशी से झूम उठते हैं। हम जीत गए। युद्ध क्षेत्र का हवाई दृश्य भयावह स्थिति को दर्शाता है, विशेष रूप से एलियन के अंतिम हमले में। मिशन के पूरा होने की सूचना एक सिस्टम नोटिफिकेशन के रूप में सुनाई देती है। तेज दुश्मन को मारो का लक्ष्य पूरा हो गया है ये, और रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाएंगे। पहले रिवॉर्ड के रूप में रैंडम स्किल या कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाएंगी और दूसरे रिवॉर्ड के रूप में 10 सोल्स दी जाएंगी। अपना कार्य पूरा मानकर जोंगायुक अपनी तलवार म्यान में रख लेता है और दल को आत्माओं को लेने, घायलों का इलाज करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुश्मन के दोबारा प्रकट होने से पहले वहां से निकल जाने का निर्देश देता है। आत्माएं लो, घायलों का इलाज करो और जल्दी से यहां से निकलो। अपने पूर्व साथियों के क्षत विक्षत शवों को देखते हुए दल में शोक का भाव छा जाता है। उनमें से आधे से अधिक मारे जा चुके हैं, सभी को दूर से ही मिटा दिया है। वेड उस एलियन की बुद्धिमत्ता पर टिप्पणी करता है। उसने दूर से हमले करके हमें पास आने से रोक दिया। जोंगह्यू की ओर मुड़कर उसने ऐसे राक्षस से निपटने के लिए उसकी प्रशंसा की। तुम्हारे बिना हम कभी नहीं जीत पाते। जोंगह्युक, हमेशा की तरह शांत, ने जवाब दिया, दुखी होने का समय नहीं है। हमें फिर से संगठित होकर अगले कमरे में जाना होगा। लेकिन पीठ में तेज दर्द होने से उनकी बात अधूरी रह गई। पीछे मुड़कर देखने पर वह चौंक गया कि एक तलवार उसकी पीठ में घुसी हुई थी। अचानक हुए इस बदलाव को देखकर स्टेपन और माइटल ने चिंता भरे स्वर में उनका नाम पुकारा। जोंगयुक, उन्हें इस बात का पता नहीं था कि और भी धोखेबाज लोग घात लगाकर बैठे हैं। धोखेबाज जोंगयुक का मजाक उड़ाता है। हा 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 हा। यहाँ तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद जोंगयुक। तुम्हारे बिना मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। जैसे ही वो कुछ और कहने वाला था, गुस्से से भरे और जान से मारने की इच्छा से लबरेज जोंगायुक ने गद्दार के चेहरे पर हाथ रख दिया। गद्दार, और जान से मारने की धमकी दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। गद्दार घबरा गया, हकलाते हुए बोला, माँ, मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था। वेड, मदद करो। धोखेबाज वेड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी तलवार निकाली और जोंगायुक का हाथ काट दिया, जिससे वो चौंक गया। बाकी गद्दार भी हरकत में आ चुके थे और तलवारों से उस पर वार करते हैं। खून से लथपथ जोंगायुक खून से लथपथ पेट पकड़कर गिर पड़ता है। गुस्से से लाल होकर वह उन गद्दार कमीनों से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वेड जवाब देता है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी आत्मा को साझा करके स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगे। उनकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर जोंगायुक उनका मजाक उड़ाता है। ऐसे बेकार कौशल के साथ तुम कैसे जीवित रहने की उम्मीद करते हो? तुम इस खतरे को बिल्कुल नहीं समझते। वेड उससे कहता है, हमारी चिंता मत करो, खुद पर ध्यान दो क्योंकि तुम मरने वाले हो। गद्दार जोंगयुक को ताना मारते हैं, अब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बचा, और उनकी बात सच साबित होती है। स्टेपन और माइटल के बेजान शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। पीला पड़ा और अविश्वास से भरा जोंगायुक अपने मरे हुए दोस्तों को देखता रहता है। वेड अपना मजाक जारी रखते हुए कहता है, मैं कोई बात अधूरी नहीं छोड़ना चाहता था। वैसे
माइटल को मारने का पछतावा है। औरतें आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ज्यादा दुखी मत हो, मृत्यु तो निश्चित है। एक गद्दार कुतिया गदा लेकर आती है और उसको ताना मारता है, मैं हमेशा से बेसबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था, अब अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। और नेगन के बर्ताव की ओर इशारा करता है। चोंगा युग इस उपहास को अनसुना करते हुए गुस्से से भर जाता है। वह बुदबुदाता है, मैं इसे इस तरह खत्म नहीं होने दूंगा। मैं इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे ही गदा उसके सिर की ओर बढ़ता है, वह अचानक क्रोध से दहाड़ता है, आ आर्ग, और गद्दार पर झपट पड़ता है। सिर्फ अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए उसने उस आदमी की गर्दन का एक टुकड़ा काट लिया। वेड घबरा गया और अपने साथियों को चिल्लाकर कहने लगा, इसे रोक दो, इससे पहले कि ये अपनी कला का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन जोंगह्युक पहले ही पलटवार कर रहा था। उसने अपनी तलवार निकाली और गद्दारों में से एक का सिर काट दिया। वह तेजी से मुड़ता है और दूसरे का सिर काट देता है। खून चारों ओर फैल जाता है। सिर गिरने से पहले ही एक और गद्दार उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। घाव को नजरअंदाज करते हुए वह इस गद्दार का भी सिर धड़ से अलग कर देता है। वेड के मुख्य लड़ाकों में से एक ने झपट्टा मारा और जोंगह्युक का बचा हुआ हाथ काट दिया। उसकी कमजोर हालत देखकर वेड ने उसे खत्म करने का निश्चय कर लिया। एक झटके में वेड ने जोंगह्युक का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसका सिर हवा में उड़ गया। उसका कटा हुआ सिर जमीन पर लुढ़कता हुआ अंततः रुक जाता है। उसकी आंखें खुली रहती हैं। उसका प्रतिरोध स्पष्ट दिखाई देता है। हांफता और थका हुआ वेड जोंगह्युक को इतनी निर्दयता से लड़ने के लिए कोसता है। कमीने, इतना क्यों लड़ा? लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। कटे हुए सिर से कोई वापसी नहीं हो सकती। अपने गिरे हुए साथियों को देखकर गद्दार अपनी घटती संख्या पर अफसोस जताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इस क्रूर दुनिया में हम केवल लड़ते रह सकते हैं। वेड जोंगह्युक के शरीर पर एक नजर डालता है और यह स्वीकार करता है, शायद वही हमारे साझा नरक का अंत कर सकता था। दृश्य फिर से जोंगह्युक के कटे हुए सिर पर केंद्रित हो जाता है। अपनी धुंधली चेतना में वह अपने अधूरे संघर्ष के कारण गद्दारों को कोसता है और कड़वी सच्चाई से भरा हुआ है। स्टीफन माइटल बदला नहीं ले सका। जैसे जैसे उसकी जिंदगी ढलती जाती है, वह इस बात पर अफसोस करता है कि वह आत्महत्या करने के कितने करीब आ गया था। लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ पर वह जाग उठता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। भ्रमित और हताश होकर उसे एहसास होता है कि वह अभी भी इस अंतहीन नरक में फंसा हुआ है, जहां मृत्यु भी कोई मुक्ति नहीं देती। अपनी दयनीय स्थिति पर विचार करते हुए जोंगह्युक जमीन पर बेसुध पड़ा है। उसके चारों ओर की उजाड़ दीवारें उसकी वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित कर रही हैं। उदास और बेजान, सब कुछ वैसा ही है। यहां तक कि दीवार पर खून से भयावह ढंग से लिखा हुआ शापित शब्द लैग भी। अचानक, मानो अपनी दयनीय स्थिति को स्वीकार करते हुए वह चिल्ला उठता है। उसकी पीड़ा भरी आवाज उस छोटे से कमरे में गूंज उठती है। वह गालियां बकता है और चिल्लाता है, गुस्से में बार बार जमीन पर हाथ पटकता है। ये पीठ में छुरा घोंपने वाले कमीने! वह उन सबको जान से मारने की धमकी देता है। ऐसा लग रहा था मानो एक लंबा समय बीत गया हो। आखिरकार उसका गुस्सा शांत हो गया और केवल उसकी सांसें ही भारी रह गईं। चाहे वह चीखे चिल्लाए या हंगामा करे, कुछ भी नहीं बदलेगा। उसके दुश्मन, वह उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। यही उस नरक की सच्चाई थी जिसमें वह फंसा हुआ था। पता चला कि ये उसकी पहली मौत नहीं थी। मौत उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। कई बार ऐसा होने के बाद आप सोचेंगे कि अब तक वह इसके प्रति बेपरवाह हो गया होगा, लेकिन आप गलत होंगे। उस नरक जैसी जगह में रहना उसके अभ्यस्त होने की बजाय दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। हताशा में दांत पीसते हुए वह एक बार फिर असफल होने पर अफसोस जताता है। लगातार असफलता ही असफलता है, बार बार, मानो कोई अभिशाप हो। गुस्से से भरकर वह दीवार पर मुक्का मारता है, मानो अपनी निराशा को दूर करना चाहता हो। लेकिन ये कोशिश मूर्खतापूर्ण साबित होती है, क्योंकि जल्द ही उसे दर्द का सामना करना पड़ता है। अपने दर्द से कराते हाथ को पकड़े हुए वह कहता है, मैं अभी तक पूरी तरह अवेगन नहीं हुआ हूं, इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है। गहरे नीले प्रकाश से ढकी अंधकारमय और शापित पहली मंजिल पर चारों ओर देखते हुए वह अफसोस जताता है, मैं काफी समय से यहाँ नहीं आया हूँ। हमें पता चलता है कि पहली मंजिल हमेशा एक जैसी ही रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अकेला है या दूसरों के साथ।
पास की एक दीवार की ओर चलते हुए वह उस पर हाथ फेरता है, मानो कुछ खोज रहा हो। थोड़ी देर खोजने के बाद आखिरकार उसे दीवार में एक छिपा हुआ बॉक्स दिखाई देता है। इसे दबाने से सामने वाली दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है, एक और नरक का द्वार। शुरू से ही इसकी कठिनाई को कोसते हुए वह उस साइको को जान से मारने की कसम खाता है जिसने दीवार पर वह स्विच छिपाया था। अपने शुरुआती दौर में उसे हिडन स्विच के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह बार बार पहली मंजिल पर भूख और प्यास से मरता रहा। जब आसपास दूसरे लोग होते थे तो स्थिति और भी बदतर हो जाती थी। वे न केवल आपस में लड़ते और एक दूसरे को मार डालते थे, बल्कि एक दूसरे को खाने के लिए भी मजबूर हो जाते थे। वह अनगिनत बार मर चुका था, हर बार किसी और के हाथों। अवेकनिंग से पहले वह एक साधारण कोरियाई व्यक्ति था। इसी कारण बाहर निकलने का रास्ता न मिलने से उस कमरे में उसकी अनगिनत बार मौतें हुई, और हर मौत के बाद वह बार बार पुनर्जीवित होता और फिर से मर जाता। एलेजी नाम को उदास निगाहों से देखते हुए जोंगयुक इससे अपनी घृणा व्यक्त करता है। उसे नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है या ये किस बात का प्रतीक है, लेकिन एलेग शब्द की तरह ही उसे लगता है कि उसका जीवन पिछड़ रहा है। हालांकि यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। असल में जो मायने रखता है वह है जिंदा रहना और उम्मीद है कि किसी तरह वहां से निकल जाना। वह बार बार होने वाली मौतों से थक चुका है और अब और नहीं जीना चाहता। खुद को दृढ़ संकल्पित करते हुए वह रोशनी की ओर बढ़ता है, अपने अंधकारमय भविष्य का डटकर सामना करने के लिए तैयार। सफेद रोशनी के पार उसका स्वागत एक विशाल सफेद कमरे ने किया जो बीच में बनी लाल संरचना के अलावा लगभग खाली था। पता चला कि वह लाल संरचना घनों का एक विचित्र संयोजन थी जो शांत कमरे में अशुभ सी गूंज पैदा कर रही थी। जोंगयुक ने अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए कुछ पल गहरी सांस लेकर अपनी घबराहट को शांत किया। बिना किसी झिझक के उसने तुरंत घन के सामने स्थित धातु के इंटरफेस पर अपनी हथेली रख दी। जैसे ही रहस्यमयी संरचना चालू हुई, एक सिस्टम पैनल दिखाई दिया जिसने उसे खिलाड़ी जोंगयुक के रूप में पहचाना। उसकी पहचान की पुष्टि होने के बाद इसने तुरंत अवेकनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। अवेकनिंग के साथ ही तीव्र पीड़ा शुरू हो जाती है, जिससे वह दर्द से कराह उठता है। हालांकि दर्द तुरंत ही गायब हो जाता है, जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी चला गया। जैसे ही सिस्टम अवेकनिंग की प्रक्रिया पूरी होने की घोषणा करता है, उसे कई संदेश प्राप्त होते हैं जिनमें कौशलों के बाद के रैंडम अलॉटमेंट के बारे में बताया जाता है। सूचना के अनुसार उसे तुरंत लाइट और फ्लेम नामक सक्रिय कौशल, साथ ही पैंट और बेयर हैंडेड कॉम्बैट नामक निष्क्रिय कौशल प्राप्त हो जाते हैं। कार्य पूरा होने पर सिस्टम उसे अंतिम लक्ष्य के बारे में सूचित करता है। उसे सबसे निचले तहखाने तक पहुंचना है। लेकिन हमारा लड़का हिलता नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर स्क्रीन का विश्लेषण करने लगता है। उसे लाइट लेवल 1 और फ्लेम लेवल 1 की सक्रिय क्षमताएं मिली हैं। पैसिव क्षमताओं की बात करें तो पैंट और बेयर हैंडेड कॉम्बैट भी लेवल 1 पर हैं। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करने पर उसे और जानकारी मिलती है। उसके सार्वजनिक गुण की बताते हैं कि वह केवल 2 सक्रिय क्षमताओं का ही उपयोग कर सकेगा। हालांकि इसके बदले में उसकी निजी विशेषता यह बताती है कि उसके पास असीमित संख्या में निष्क्रिय कौशल हो सकते हैं। यह खुलासा जोंगयुक को बहुत चौंका देता है। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उसका चौंकना स्वाभाविक है, क्योंकि आमतौर पर उसके पास लगभग 10 सक्रिय कौशल होते हैं और निष्क्रिय कौशल हमेशा 2 तक ही सीमित होते हैं। अनगिनत बार पीछे हटने के दौरान यही स्थिति बनी रही, एक ऐसा तथ्य जो कभी नहीं बदला। तो आखिर चल क्या रहा था? हालांकि केवल 2 सक्रिय कौशल होना घातक हो सकता है, लेकिन अनंत संख्या में निष्क्रिय कौशल होने का विचार वास्तव में चौंकाने वाला है। संभावनाओं के बारे में सोचते ही जोंगायुक के चेहरे पर एक सन की मुस्कान आ जाती है। हालांकि उसके विचारों में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट से बाधा उत्पन्न होती है जो उसे हथियार के यादृच्छिक निर्माण की सूचना देता है। जोंगयुक घूमते हुए नीले भंवर को ध्यान से देखता है, कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद में। संयोगवश वास्तव में कुछ अच्छा निकलता है। एक मजबूत छोटी कुल्हाड़ी जो मांसपेशियों की ताकत को 1% बढ़ा देती है। कुल्हाड़ी घुमाते हुए उसने अपने पिछले कुछ अनुभवों में मिली बेकार चीजों पर अफसोस जताता है। सच में, भला निरोध के पैकेट से कोई कैसे लड़ सकता है? अपना काम पूरा करके वह दृढ़ता से अगले कमरे की ओर चल पड़ता है। यह एक पूरी तरह से नई शुरुआत है जिसे वह अंत तक पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
धुंधली रोशनी वाले गलियारे से निकलते हुए उसके सामने दो विकल्प हैं। तहखाने का पहला तल, कमरा नंबर B1, और पिछली बार उसने कमरा नंबर B1 को चुना था, लेकिन इस बार वह दृढ़ता से कमरा नंबर B2 को चुनता है, क्योंकि वह इसे कहीं बेहतर मानता है। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही वह अंतहीन सीढ़ियां उतरता हुआ खाई की ओर बढ़ता है, मानो अनंत काल बीतने के बाद वह आखिरकार समतल भूमि पर पहुंचता है। हालांकि वह जगह अंधेरे से घिरी हुई है। अपनी लाइट स्किल का उपयोग करते हुए वह कमरे में प्रकाश की एक किरण डालता है, जिससे उसके डिजायर्ड डेस्टिनेशन की पुष्टि हो जाती है। कमरा नंबर B2। आखिरकार वह आ ही गया। गंभीर चेहरे के साथ वह दृढ़ता से दरवाजे से अंदर चला जाता है, जो थोड़ी देर बाद उसके पीछे बंद हो जाता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार कमरे में प्रवेश करने और दरवाजा बंद हो जाने के बाद पीछे हटना असंभव है। अब सिर्फ दो ही विकल्प हैं, सफलता या मृत्यु। इसके तुरंत बाद एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है, जो कमरे नंबर B2 में उनके प्रवेश की पुष्टि करता है। ये कमरे के विवरण को भी उजागर करता है। हालांकि यह मिशन नौसिखियों के लिए है, लेकिन इसे आसान नहीं बताया गया है। उसका लक्ष्य कमरे में मौजूद राक्षस एक ज़ॉम्बी को खत्म करना है। लक्ष्य पूरा होने पर पहला इनाम एक यादृच्छिक कौशल या कौशल स्तर में वृद्धि है। दूसरा इनाम यादृच्छिक उपकरण या तहखाने के दूसरे स्तर के पहले कमरे की चाबी है। हमें कमरा नंबर B1 के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। यह घोर अंधेरा कमरा है, जहां 1 इंच भी आगे दिखाई नहीं देता। इस परीक्षा में जीवित रहने के लिए पूर्णतः मौन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दीवार से सटकर चलना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे बचाव की सीमा यथासंभव कम हो जाती है। उस भयावह अंधेरे स्थान से गुजरते हुए जोंगायुक कहता है, मैं जानता हूं कि उस स्थान में क्या छिपा है। अपनी तेज इंद्रियों के साथ वह अंधेरे में किसी भी आवाज को सुन सकता है, अपने शिकार की तलाश में। दूर से आती कुछ खड़खड़ाहट सुनकर वह तुरंत सतर्क हो जाता है और आने वाले टकराव का इंतजार करने लगता है। ये आवाजें ज़ॉम्बी के दांतों के टकराने की थीं, जो उसकी जीवन शक्ति की गंध से आकर्षित होकर उसके करीब आ रहे थे। जोंगयुक को उनके घात का आभास हो जाता है और वह तुरंत अपनी लाइट स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने रोशनी फैला देता है, और जैसा उसने अनुमान लगाया था, वे वहीं थे। ज़ॉम्बी ऐसे जीव जिनके जबड़े इतने मजबूत हैं कि एक ही बार में हड्डियां तोड़ सकते हैं। जोंगायुक इन कीड़ों की एकमात्र अच्छी बात उनकी धीमी गति पर टिप्पणी करता है। अपनी लाइट स्केल का इस्तेमाल करते हुए वह गंभीर भाव से देखता है कि ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके करीब आ रहे हैं। आक्रमण की मुद्रा में आकर वह उन्हें और करीब आने के लिए उकसाता है। ज़ॉम्बी मानो उसकी इच्छा का जवाब देते हुए अपने नुकीले दांतों को छटकाते हुए उसकी ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ते हैं। जोंगयुक अभी भी लड़ने की मुद्रा में ज़ॉम्बीज़ के धीरे-धीरे पास आने के बावजूद पूरी तरह से एकाग्र रहता है। जैसे ही वे 5 कदम का निशाना पार करते हैं, ज़ॉम्बीज़ अचानक एक चाल चलते हैं और तेज़ी से एमसी पर झपट पड़ते हैं। उनकी पहले वाली धीमी चाल गायब हो जाती है। जोंग हयुक इसे पहले से ही भांपकर घबराता नहीं है। वह तेज़ी से अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है और एक ज़ॉम्बी के सिर पर वार करता है। वार इतना ज़ोरदार होता है कि ज़ॉम्बी पास की दीवार से जा टकराता है। तो ज़ॉम्बी बचे होने पर वह तुरंत फिर से हमला करने की मुद्रा में आ जाता है। मन ही मन वह ज़ॉम्बीज़ की कमजोरी को पहचान लेता है। उनके सिर, चाहे आप उनके कितने भी हिस्से नष्ट कर दें, वे तब तक आते रहते हैं बिना रुके जब तक कि उनके सिर नष्ट न हो जाए। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है कि उसे ज़ॉम्बियों ने बुरी तरह पीटा है और अंत में उसके केवल सिर ही बचे हैं और वह दयनीय रूप से मर गया है। उनकी अर्धभेद्यता के अलावा उनकी चालें अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल हैं। वे पहले धीरे-धीरे चलते हैं, फिर अचानक नज़दीकी से हमला करते हैं, जिससे पहली बार सामना करने पर प्रतिक्रिया देना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि जोंग हयुक नौसिखिया नहीं है। हथेली उठाकर वह अपनी दूसरी क्षमता फ्लेम स्तर 1 को सक्रिय करता है। उसकी हथेली से एक लाल ज्वाला निकलती है, जो हमलावर ज़ॉम्बियों को अपनी चपेट में ले लेती है। जलते हुए ज़ॉम्बियों को देखते हुए वह इस बात पर विचार करता है कि उसने दूसरा कमरा क्यों चुना। यह उसकी कुल्हाड़ी और अग्नि कौशल के कारण संभव हुआ। ज़ॉम्बी आग के प्रति संवेदनशील होते हैं और जब उनके सिर पर प्रहार किया जाता है तो वे तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अपने लाइट स्केल को सक्रिय करते हुए
वह कमरे में अपनी खोज जारी रखता है। कमरे के खाली होने की सूचना अभी तक नहीं बजी थी, जिसका मतलब था कि अभी भी कुछ ज़ॉम्बी कहीं छिपे हुए हैं। अपने पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर जोंघायुक तुरंत मुड़ा और उसका सामना एक हमलावर ज़ॉम्बी से हुआ। खून का प्यासा वह छोटा ज़ॉम्बी उस पर झपटा। उसके नुकीले दांत उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर थे। जोंघायुक, जो जरा भी संकोच नहीं करता, तेजी से अपनी कुल्हाड़ी चलाता है और उसे पल भर में मार डालता है। संकोच करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि राक्षस अब इंसान नहीं रहे। अपना काम पूरा करते ही वह कुल्हाड़ी खींचता है और इस प्रक्रिया में ज़ॉम्बी का सिर धड़ से अलग कर देता है। उस भयानक जीव को घूरते हुए वह कहता है, मैंने पहले कभी इतना छोटा जीव नहीं देखा था। क्या यही कारण था कि जब तक वह इतना करीब नहीं आ गया, तब तक मुझे उसकी हरकतों का पता नहीं चला। सिस्टम की सूचना फिर से आती है, जो स्पष्ट पुष्टि करती है। इसमें बताया गया है कि कमरा B2 का मिशन समाप्त हो गया है। जोंगायुक एकमात्र प्रतिभागी था जिसने 100% योगदान दिया। इनाम के तौर पर उसे 2 विकल्पों में से एक चुनना था। एक कौशल को यादृच्छिक रूप से प्राप्त करना या अपने मौजूदा कौशल को यादृच्छिक रूप से अपग्रेड करवाना। दूसरा इनाम, यादृच्छिक उपकरण या कमरा B2। कमरा एक की चाबी है। समय बर्बाद न करते हुए जोंगायुक ने तुरंत अपना विकल्प चुन लिया। कुछ ही देर में सिस्टम से फिर आवाज आती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने निष्क्रिय कौशल टफ स्किन लेवल एक सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है और उसे B2 कमरा एक की चाबी भी मिल गई है। जैसे ही चाबी प्रकट होती है, वह अपनी किस्मत पर खुश होता है। अगर यह कौशल सक्रिय होता तो मेरा एक मूल कौशल खो जाता। अभी तक उसके पास 3 निष्क्रिय कौशल हैं। पैंट लेवल 1, जो उसकी रिकवरी दर को तेज करता है। बेयर हैंडेड कॉम्बैट लेवल 1, जो उसके निहत्थे लड़ने के कौशल को बढ़ाता है। और अंत में टफ स्किन लेवल 1, जो उसकी त्वचा को और भी सख्त बनाता है। हाथ में चाबी पकड़े हुए वह इस रिग्रेशन में अपनी किस्मत को स्वीकार करता है। यह न केवल पहली बार है जब उसे 3 निष्क्रिय कौशल मिले हैं, बल्कि ये ऐसे कौशल भी हैं जिन्हें वह अंत तक अपने पास रख सकता है। चूंकि शारीरिक क्षमता मुख्य रूप से निष्क्रिय कौशलों से प्रभावित होती है और उसके पास ऐसे अनगिनत निष्क्रिय कौशल हो सकते हैं, इसलिए इस रिग्रेशन में निश्चित रूप से अपार संभावनाएं हैं। वह आगे बढ़ता रहेगा और अपनी नई क्षमताओं के साथ वह ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह निश्चित रूप से इस भयानक खेल को जीत लेगा या कोशिश करते हुए मर जाएगा। B2 से मिले पुरस्कारों से लैस होकर जोंगयुग बिना समय बर्बाद किए अपने अगले नरक को चुनौती देता है। उसके सामने 2 अलग-अलग कमरों के दरवाजे हैं। तहखाना स्तर B2 के सामने 2 अलग-अलग कमरों के दरवाजे हैं। तहखाना स्तर B2 कमरा 1 और तहखाना स्तर B2 कमरा 2। कमरा 1 में प्रवेश करने के लिए उसे एक विशेष चाबी की आवश्यकता है, जो केवल B1 कमरा 2 को पूरा करने पर ही प्राप्त की जा सकती है। B2 कमरा 2 का दरवाजा सबके लिए खुला है, क्योंकि उसमें प्रवेश के लिए चाबी की आवश्यकता नहीं होती। उदास चेहरे के साथ जोंगह्युक LAG के सभी शापित कमरों के सटीक विवरण याद न होने पर अफसोस जताता है। हालांकि वह पहले कुछ कमरों से अच्छी तरह वाकिफ है, शायद वहीं उसे सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हमें पता चलता है कि B1 रोशन है और उसमें सिर्फ 1 या 2 ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं। शापित कमरा B2 के विपरीत, जहां आपको घोर अंधेरे में लड़ना पड़ता है। हालांकि इस कम कठिनाई की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इनाम मामूली है। कमरा B2 जाहिर तौर पर ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इनाम के तौर पर आपको B2 कमरा 1 में जाने की खास चाबी मिलती है। दृढ़ निश्चय के साथ हमारा लड़का बहादुरी से B2 कमरा 1 में प्रवेश करता है, चाहे उसे किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। जैसे ही वह सीढ़ियों की एक और अंतहीन सी लगने वाली उड़ान से नीचे उतरता है, वह इस बात पर विचार करता है कि उसने इनाम के तौर पर उपकरण के बजाय चाबी क्यों चुनी। उसे पूरा भरोसा है कि वह B2 कमरा 1 के मिशन में सफल हो जाएगा। एक और आकर्षक बात यह है कि इनाम काफी अच्छा है। उस कमरे का दरवाजा खोलते ही जोंगहयुक को एक और सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। खिलाड़ी ली जोंगहयुक, जो अपने खेल कौशल के लिए मशहूर है, रूम 1 में प्रवेश कर चुका है। इस रूम का सार्वजनिक मिशन दीवार के पीछे छिपे बग को मारना है। लक्ष्य है B2 रूम 1 स्पेस 1 के राक्षसों को मारना। इनाम के तौर पर पहला इनाम स्पीड बूट्स है
और दूसरा इनाम उसके किसी एक कौशल का रैंडम लेवल अप है। इस निराशाजनक सूचना को देखते हुए जोंगयुक इसकी बेतुकी कठिनाई पर अफसोस जताता है। ये सिर्फ एक मंजिल नीचे है, फिर भी चुनौती पहले से ही हास्यास्पद है। और उन्होंने यह भी नहीं बताया कि मुझे किस राक्षस को पकड़ना है। संदर्भ के तौर पर इससे हमें एलएजी की संरचना की बेहतर समझ मिलती है। इस मामले में B2 का मतलब दूसरी बेसमेंट मंजिल है। बीच वाला चिन्ह उस मंजिल पर स्थित कमरे को दर्शाता है और अंत वाला चिन्ह उस कमरे के भीतर के स्थान को बताता है। मेरे साथी चार्ट्स के लिए इसका सीधा सा मतलब है कि तहखाने की मंजिल के अंदर एक या एक से अधिक कमरे होते हैं और उन कमरों के अंदर एक या एक से अधिक स्थान है। वह सोचता है, अब तक सब ठीक चल रहा है। इतना ही नहीं, मैं पहले कुछ कमरों के बारे में सब कुछ जानता भी हूँ। लेकिन जो बात उसे परेशान कर रही है वह है उसके सामने घट रहा दृश्य। एक आदमी दीवार के सहारे बैठा है, मानो सो रहा हो। पार्टी में शामिल होने वाला ये नया व्यक्ति खिलाड़ी किम ताe मिन है। उसकी सार्वजनिक विशेषता पानी के अंदर सांस लेना है और उसका उच्चतम कौशल स्तर 2 है। सोते हुए उस आदमी को घूरते हुए झोंगयुक सोचने लगता है, आखिर उसे क्या हो गया है? ऐसी स्थिति में भी वह सो रहा है। क्या वह मौत को चुनौती दे रहा है? मानो उसकी निगाहों को भांपते हुए ताe मिन अचानक जाग जाता है। उस अजनबी को घूरते हुए देखकर वह डर के मारे लगभग अपनी पैंट गीली कर देता है। हमें एलएजी की प्रणाली के बारे में एक दिलचस्प नई जानकारी भी मिलती है। शापित खेल में हर किसी के पास अन्य प्रतिभागियों के बारे में कुछ खास जानकारी तक पहुंच होती है। वे अन्य खिलाड़ियों के नाम, सार्वजनिक विशेषताएं और उच्चतम कौशल स्तर को स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं। जोंगयुक के लिए इसमें उसका नाम, उसकी सार्वजनिक विशेषता, उसके पास अधिकतम 2 सक्रिय कौशल हो सकते हैं और उसका उच्चतम कौशल स्तर, जो वर्तमान में 1 है, दिखाया गया है। जैसा कि अपेक्षित था, ताe मिन थोड़ा हैरान है। ये मुख्य रूप से जोंगयुक के अचानक आने के कारण है। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि उसमें एक दबंग स्वभाव है, जिसने ताe मिन को अवाक कर दिया है। कुल मिलाकर कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि दोनों एक दूसरे का विश्लेषण कर रहे हैं। जोंगयुक ताe मिन के हाथ में मौजूद हथौड़े को देखता है। अपनी यादों के आधार पर वह पहचानता है कि यह ताकत बढ़ाने वाली वस्तु है। हथौड़ा खून से सना हुआ है, जिससे संकेत मिलता है कि इसका हाल ही में इस्तेमाल किया गया है। आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए जोंगयुक ताe मिन से सवाल करता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वह आदमी, जो पूरी तरह से घबराया हुआ था, लगातार हकलाते हुए बड़ी मुश्किल से जवाब दे पाता है। इस बकवास से तंग आकर तभी जोंगयुक उसे कहता है, ठीक से बोलो। ताe मिन आखिरकार खुद को संभालता है और बताता है कि किसी के आने का इंतजार करते करते उसे नींद आ गई थी। उस अजनबी को गौर से देखने पर जोंगयुक कहता है, तुम्हारा B2 कमरा 1 से होकर गुजरना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस कमरे में जाने के लिए कमरा नंबर B2 की खास चाबी चाहिए होगी। तुम्हारा दुबला पतला शरीर भी यह नहीं बताता कि तुमने B2 में ज़ॉम्बीज़ को हराया हो। हालांकि अगर ऐसा है तो उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास चाबी नहीं होती। कुल मिलाकर वो बंदा हद से ज्यादा संदिग्ध था। जोंगयुक सोचता है, क्या कोई तीसरा व्यक्ति पहले कमरा नंबर 1 में गया था, या शायद कमरा नंबर भी 1 से नीचे आया था। उसको उसकी सोच से बाहर निकालते हुए ताe मिन जवाब देता है कि वह उसका इंतजार कर रहा था। जोंगयुक थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? ताe मिन बताता है कि उनका ऊपर वाले कमरे में एक साथी था। वे मिशन में तो बच गए, लेकिन अंत में ज़ॉम्बीज़ ने उनके साथी को मार डाला। उन्होंने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उस स्थिति में वे बेबस थे। जोंगयुक, जो पहले से ही सब कुछ समझने लगा था, जवाब देता है, तुम किसी तरह बच गए होंगे और तुम यहाँ हो। ताe मिन इसकी पुष्टि करते हुए कहता है कि वह जल्दी में नीचे आया था। मैं अभी से कह रहा हूँ, ये बंदा हद से ज्यादा संदिग्ध है। जरा इसका टी बैग जैसा चेहरा तो देखो। ताe मिन आगे बताता है कि B2 पहुंचने पर उसमें अकेले अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जिसके साथ वो अंदर जा सके। जोंगयुक को कुछ समझ आ गया और उसने सरल शब्दों में जवाब दिया, मैं समझ गया। बिना समय बर्बाद किए वह तुरंत अगले कमरे की ओर चल पड़ा और ताe मिन को हल्के से याद दिलाया कि वह जो चाहे कर सकता है। वह किसी और का इंतजार कर सकता है या उसके पीछे अंदर आ सकता है। घबराकर ताe मिन उस पर चिल्लाता है, रुक जाओ। हालांकि जब वह देखता है कि जोंगयुक का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं है,
तो वह उसके पीछे कमरे में जाने का फैसला करता है। सावधानी को भाड़ में जाने दो, अब आगे बढ़ने का समय है। सिस्टम से जल्द ही सूचना आती है कि खिलाड़ी जोंगहुक और ताइमिन दोनों B2 कमरा 1 स्थान 1 में प्रवेश कर चुके हैं। नए कमरे में प्रवेश करते ही दोनों लड़के चौंक जाते हैं। दरअसल ताइमिन सबसे ज्यादा चौंकता है। जोंगहुक हमेशा की तरह बेफिक्र बना रहता है। कई बार रिग्रेशन की प्रक्रिया से गुजरने के कारण अब उन्हें बहुत कम चीजें आश्चर्यचकित करती हैं। हालांकि वे समझते हैं कि पहली बार ऐसा दृश्य देखकर कोई भी घबरा सकता है, और उनके विचार के अनुरूप यह दृश्य वास्तव में आश्चर्यजनक है। कमरे के अंदर एक जंगल है। ऊपर आसमान के बारे में यह कहना मुश्किल है कि वह असली है या नकली, लेकिन उसे इतना पता है कि वहां कोई छत नहीं है। जमीन पर घास उग रही है और पेड़ ऊपर उठ रहे हैं। आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह सचमुच एक जंगल है। हालांकि यह मनमोहक है, लेकिन जोंगहुक यहाँ खड़े होकर मूर्ख की तरह घूरने का इरादा नहीं रखता। उसे कुछ करना होगा। वह तुरंत जंगल की ओर चलने लगता है, जिससे ताइमिन बुरी तरह चौंक जाता है। घबराया हुआ ताइमिन उसे रुकने के लिए पुकारता है, रुको, क्या तुम्हें यह स्थिति संदिग्ध नहीं लगती? हम एक इमारत के अंदर फंसे हुए थे और अब हम जंगल में हैं। ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। उसकी बड़बड़ाहट सुनने के बाद जोंगहुक बेफिक्री से जवाब देता है, हाँ, यह संदिग्ध तो है, लेकिन तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैं इसके बारे में क्या करूं? अगर मैं पूछूं भी तो मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं या यहाँ क्यों आए हैं। हालात बिगड़ चुके हैं और बेकार के सवालों में समय बर्बाद करना व्यर्थ है। अब बस आगे बढ़ना है और उम्मीद है कि बचने का सबसे अच्छा मौका हासिल करना है। जोंगहुक की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट ताइमिन उनसे स्थिति के बारे में और अधिक बताने का आग्रह करता है, लेकिन जोंगहुक उसे चुप करा देता है। बैठकर बातें करने से कोई जवाब नहीं मिलेगा। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। लक्ष्य स्पष्ट है, हमें सबसे निचले तहखाने तक पहुंचना होगा। यही एकमात्र चीज है जिस पर ध्यान केंद्रित करने से शायद हम इस नरक से बाहर निकल सकें। इसके साथ ही वह आगे बढ़ जाता है। अगर ताइमिन को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिससे वह सहानुभूति पा सके, तो वह कहीं और देख सकता है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा उसने ताइमिन को अपने पीछे आने के लिए कभी नहीं कहा। ताइमिन अचंभित होकर गंभीर भाव से देखता रहा जब जोंगयुक ने उनसे दूरी बना ली। उसके चेहरे के भाव से साफ था कि यह टी बैग जैसा दिखने वाला बदमाश कुछ गड़बड़ करने वाला है। अपने संदेह भरे विचारों से बाहर निकलते हुए ताइमिन उसके पास पहुंचता है और माफी मांगते हुए स्वीकार करता है, माफ करना, इस विकट परिस्थिति में मैं बेकार की बातें सोच रहा था। जोंगहुक उसकी माफी को अनसुना कर देता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास बात करने का समय है तो जंगल पर भी ध्यान दो। हमें नहीं पता कि राक्षस कब और कहां प्रकट होगा। दृश्य बदलता है और लड़के घने धुंध भरे जंगल से गुजरते नजर आते हैं। विशाल होने के बावजूद यह जंगल अजीब तरह से खाली और शांत है, जिससे पहले से ही खतरनाक स्थिति में डर का माहौल और बढ़ जाता है। मानो अनंत काल तक चुपचाप चलते रहने के बाद जोंगहुक आखिरकार रुक जाता है। उसकी निगाहें पास के एक पेड़ पर धुंधली सी आकृति पर टिकी हुई हैं। ताइमिन ने उसके अजीब व्यवहार को भांपते हुए पूछा, क्या हुआ? लेकिन जोंगहुक कोई जवाब नहीं देता। उसकी नजरें उस जीव पर टिकी थीं जिसे केवल वहीं देख पा रहा था। वह सोच रहा था, जंगल में कितने कीड़े मकोड़े गुप्त रूप से छिपे हुए हैं। मनचाहा जवाब न मिलने पर ताइमिन ने जोंगहुक की नजर का पीछा किया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर किस बात ने उसे इतना परेशान कर रखा है। लेकिन जवाब वो नहीं था जो वो जानना चाहता था। पेड़ पर एक विशालकाय लकड़ी की मकड़ी छिपी हुई थी, जिसकी खासियत ये थी कि उसका पूरा शरीर लकड़ी की तरह सख्त था और फिलहाल उसका कौशल स्तर 1 था। जैसा कि उम्मीद थी, ताइमिन बुरी तरह डर गया। उस भयानक जीव को देखकर वह बुरी तरह सहम गया। लेकिन जोंगहुक हमेशा की तरह शांत था और उसने उसे चुप रहने को कहा। चुप। राक्षस ने उन दोनों नए शिकारों को देखते ही तुरंत हरकत में आ गया। बिना समय बर्बाद किए वह लड़कों पर बोझ से झपटा। उसका विशाल शरीर दोनों के भयभीत चेहरों पर एक भयानक छाया डाल रहा था। छोड़दार धमाकेत के साथ वह लड़कों के सामने गिरा। टक्कर के बल से धूल का तूफान उठ गया। लड़कों के पास पीछे की ओर छलांग लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे बड़ी मुश्किल से हमले से बच पाए।
धूल छंटने के बाद आखिरकार हमें उस विशालकाय मकड़ी का साफ नज़ारा देखने को मिला और वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ट्रक जितना बड़ा शरीर और लगभग अभेद्य कवच लिए वह राक्षस किसी के भी सबसे बुरे सपने को सच होते देख रहा था। लेकिन जोंगायुक अलग तरह का था। अपने सामने मौजूद उस भयानक दृश्य के बावजूद उसका ध्यान ताइमिन की ओर आकर्षित हुआ। उसने गौर किया कि ताइमिन की हरकतें उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर थीं। किसी व्यक्ति में कोई क्षमता अवेकनिंग हो भी जाए तो भी उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति के अनुसार उसमें बहुत अंतर आ जाता है। इसी कारण वह विचित्र व्यक्ति एक रहस्य बना रहा। वह दुबला पतला था, फिर भी सक्षम प्रतीत होता था। उसके बारे में कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन मकड़ी चुपचाप बैठकर उसके शक का जवाब ढूंढने का इंतजार नहीं करने वाली थी। उसे अपना निशाना बनाते ही उसने तुरंत उस लड़के पर हमला कर दिया। जोंगायुक को अपने कुछ पुराने किस्से याद आए जब दुर्भाग्यवश उसका सामना मकड़ी से हुआ था और स्वाभाविक रूप से उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। मकड़ी के पैर में फंसने पर इंसान का शरीर आसानी से दो टुकड़ों में टूट जाता है। हालांकि हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, महत्वपूर्ण बात सिर्फ यह थी कि वह उससे घायल हुआ था या नहीं। इसलिए उसने मकड़ी का बहादुरी से सामना किया, उसके खतरनाक हमले से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। लड़ने की मुद्रा में आकर वह उस विशालकाय जीव के हमले का इंतजार करने लगा। हालांकि वह बहुत तेज थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह उससे बच न सके। इसके अलावा वह अब एक सामान्य इंसान नहीं रहा था। वह अवेकन हो चुका था, एक ऐसा प्राणी जो साधारण मनुष्यों की सीमाओं से कहीं आगे निकल चुका था। जोंगायुक मकड़ी जैसे राक्षस के नुकीले पैरों से आसानी से बचते हुए और चकमा देते हुए इसे प्रदर्शित करता है। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह मायावी उस तक नहीं पहुंच सका। हालांकि जागृति का सटीक स्वरूप अज्ञात है, यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को इस कपटपूर्ण खेल में जीवित रहने के लिए अधिक उपयुक्त बनाना है। उनकी शारीरिक क्षमताएं बेहतर होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कौशल का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त होती है। जोंगायुक मकड़ी के पंजे के हमले से आसानी से बचकर अपनी अवेकनिंग का पूरा प्रदर्शन करता है। फुर्तीले कदमों से वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर बैकफ्लिप करते हुए तेजी से मकड़ी पर पलटवार करता है। टाइमिन शिकार पर झपटने के लिए घात लगाए बैठे भेड़िए की तरह गंभीर भाव से उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। ये शातिर बदमाश जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। जोंगह्युक इन अशुभ घटनाओं से पूरी तरह बेखबर मकड़ी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखता है। हवा में उछलकर वह मकड़ी पर कूद पड़ा और उसके पैर पर घातक हमला कर दिया। हमले के प्रभाव से मकड़ी दर्द से चीख उठी और उसको अपने शरीर से दूर फेंक दिया। जोंगह्युक अचानक रुक गया और मकड़ी को घूरकर देखने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, इसका कवच बेहद सख्त है, लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। उसे पता भी नहीं था कि धूर्त ताइमिन चुपके से उस पर झपट रहा था और छुपकर हमला करने के लिए तैयार था। मुझे पता था, टी बैग जैसे दिखने वाला ये कमीना जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला था। मैंने पहले ही कह दिया था।